ठीक नहीं था सर। ये इंडियन मैरिज है जहाँ पे वो सिखाया जाता है लड़कियों को कि एडजस्ट करो, आगे बढ़ो। एडजस्ट कर रही थी मैं, बट अभी हालात इतने ज़्यादा हो गए थे कि मारपीट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने फैसला लिया कि मुझे साथ में नहीं रहना है। वो मैंने आपको मारता भी था? मारता थे। पहले कंप्लेंट नहीं करी थी, बट अभी मैंने कुछ महीने पहले उनका कंप्लेंट किया फर्स्ट टाइम। और इसी कंप्लेन के बाद इस औरत के पति ने उसके पिता का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू से लेकर उसके पिता का गला काट दिया। घर में मौजूद मां भागे भागे अपने पति को बचाने के लिए जाती है, लेकिन दामाद अपनी सासू मां का भी गला काट देता है। जिस तरीके से साउथ मूवी में जो रक्त रंजित जैसी जो पिक्चरें आती हैं जहां पर खूनम खच्चर होता है, कुछ उसी तरीके से दामाद सास ससुर के छाती पर बैठकर चाकू से कई वार करता हुआ चला जाता है, मानो जन्मों का गुस्सा वो निकाल रहा हो अपने सास ससुर के ऊपर। बगल में खड़ी बेटी चिल्लाना शुरू करती है, अपने पति को काबू करना चाहती है, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था, डरावना या भयावह माहौल इतना ज्यादा था कि बीवी कुछ नहीं कर पाती है सिवाय चिल्लाने के। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं कि किसी भी तरीके से दामाद को रोका जाए जो काम कर रहा है, लेकिन किसी के भी वो काबू में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दामाद के अंदर जो गुस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ चाकू मारकर अपने सास ससुर को इस दुनिया से रुखसत कर कर ही खत्म होता। लेकिन इस गुस्से की पीछे की जो असली कहानी है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे, लेकिन बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि कैसे एक बीवी सालों तक अपने पति के जो द्वारा जो टॉर्चर हो रहा था उसे झेलते जा रही थी। जब झेलना उसने सोचा कि अब और झेल नहीं सकती, मुझे अपने मायके जाकर अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, तब जाकर एक पति आग बबूला हो जाता है और सोचता है कि अपनी बीवी को मैंने तो बहुत दर्द दे दिया, लेकिन बीवी की आंखों के सामने अगर मैं उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दूं, तब बीवी को समझ में आएगा कि असली दर्द क्या होता है। और इस दर्द के लिए उसने सारा काम किया। लेकिन बताएंगे वो कहानी जो अब तक छिपी हुई थी, और इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए पर्दे के पीछे की असली कहानी आज आपके पास हम लेके आ रहे हैं। तो लखनऊ के आलमबाग के इलाके के इसी घर में इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां एक रात के अंदर डबल मर्डर का केस सामने आया है। और डबल मर्डर किसका? अपने ही सास ससुर को एक दामाद ने इतनी बेरहमी से मारा कि पूरे घर में खून फैल गया, खून के फव्वारे निकलने लगे। और जो बेटी है यानी जो उसकी पत्नी है, उसकी हालत अब बेहद नाजुक है, बेहद ख़राब है। वो कांप रही है, वो बिस्तर पर बस लेटी हुई, वो ठीक से चल नहीं पा रही है, पर फिर भी किसी तरीके से उसने जो पूरी बातें हैं, जो पूरा दर्द है, वो कैमरे पर बयां किया। दरअसल जिस लड़की को आपने शुरुआत में सुना उसका नाम पूनम है। पूनम जो है वो आलमबाग के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं रेलवे के, उनका नाम है अनंत राम, उनकी बेटी हैं और इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो बगल में बैठी हुई हैं वो उनकी माताजी हैं पूनम की। और साल 2016 में पूनम की शादी जगदीप नाम के एक लड़के से कराई जाती है, जिसका घर निशातगंज में है। अब होता दरअसल ये है कि शादी के कुछ दिनों तक तो चीज़ें ठीक रहती है, लेकिन धीरे धीरे जो जगदीप है उसकी नौकरी चली जाती है, उसके पास कुछ काम नहीं रहता। अब समय बीतता है तो बीवी कहती है कि कुछ काम करो, आगे कुछ सोचो, हमें हमारा बच्चा भी है, उसके लिए कुछ करना है। तो ऐसे में जगदीप जो है उसकी आदत काम करने की छूट चुकी थी। अब उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो पूरे दिन घर में रहता, बीवी पर चिल्लाता, टॉर्चर करता। बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इतनी ज़्यादा बातें बढ़ गई कि जो पत्नी है वो कई बार ऐसा हुआ कि अपने घर पर आकर रहने लगी, फिर कभी ससुराल चली जाती। लेकिन चीज़ें जब इतनी ज़्यादा बिगड़ी तो अभी पिछले 2 महीने से जो पूनम है वो अपने घर यानी अपने मायके में आकर, अपने माता पिता के घर में आकर आलमबाग में रह रही थी। अब पति को ऐसा लगा यानी जगदीप को ऐसा लगा कि जो माहौल है वो बिगड़ गया, उसकी पत्नी बिगड़ गई है, उसकी पत्नी अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसे लगने लगा कि अगर उसकी पत्नी चली जाएगी तो उसके ईगो में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी ईगो को ठेस पहुंचाई गई है। तो धीरे धीरे वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से जो पूनम है उसको और ज़्यादा टॉर्चर हो। तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना उसके माता पिता यानी कि अपने सास ससुर को ही मार दिया जाए। अब यहाँ पर होता ये है कि जो पूनम है उसने एक जब वो भले अपने माता पिता के घर आई, लेकिन उसने सोचा कि जगदीप एक बच्चे का पिता है,
पूनम के साथ और जगदीप का जो बेटा था उसका वो बाप है। तो पूनम ने सोचा कि एक पिता को उसके बेटे से अलग ना किया जाए, तो इसलिए जब भी जगदीप मिलना चाहेगा अपने बच्चे से वो घर पर आ सकता है। और इसी का फ़ायदा इस दामाद ने उठाया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जब इसने कत्ल किया, ये उसके बाद की तस्वीर है, कैसे एकदम साइको की तरह ये मीडिया के सामने कैमरे पर देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो उसने कुछ गलत किया ही ना हो। अब होता यह है कि करीब रात के 8 बजे के आसपास जो जगदीप है वो पूनम को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। पूनम को लगता है कि एक पिता है, बच्चे से मिलना चाहिए, तो पूनम उससे पूछती है, तुमने ड्रिंक तो नहीं की है, तुमने शराब तो नहीं पी है? इस पर जगदीप साफ इनकार कर देता है। पूनम बोलती है ठीक है, मिलने के लिए आ जाओ। अब वहीं से प्लानिंग करता है, एक बड़ा तेज धार जो चाकू है वो अपने बैग में रखता है और उस बैग को लेकर सीधे घर में पहुंचता है। घर में एंट्री लेता है, अंदर जाता है, पूनम के पास जाता है जिस कमरे में पूनम रहती है, वहां उसके बगल बैठता है और पूनम से कहता है कि तुमने फिर डिसाइड कर लिया है ना कि क्या करना है? इस पर पूनम बोलती है कि अभी जैसे चल रहा है चलने दो, वक्त आने पर हम सोच लेंगे, अभी इस बात को इतना बढ़ावा मत दो, तुम बच्चे से मिलने आए हो, बच्चे से मिलो। इस पर क्योंकि जगदीप पहले ही ठान कर आया था कि आज का दिन उसे इस पूरे घर को एक सदमा देना है, घर को शॉक देना है, एक वारदात को अंजाम देना है, क्योंकि वो चाकू लेकर आया था। तो उसने बहाने से ससुर को उस कमरे के अंदर बुलाया। जैसे ही ससुर कमरे में आते हैं वो सोचता है कि थोड़ी सी बहस कर लेता हूँ कि बहाना मिल जाएगा, और साफ तौर पे बोलता है कि ससुर जी मैंने काम ढूंढ लिया है और जल्द ही मैं काम करने लगूंगा, मैं घर को संभालूंगा। इस पर ससुर पलट कर जवाब देते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम 10 सालों से कैसे घर को संभाल रहे हो, फिलहाल के लिए अपने घर को मैं ही संभालूंगा। अब जैसे ही ससुर ये बात कहते हैं, जो अनंतराम थे वो जब उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, जो ये लड़का था वो खड़ा होता है दामाद और अपने बैग से चाकू निकालता है, अपने ससुर का हाथ पकड़ता है और गला काटना शुरू कर देता है। वो इस कदर गला काटता है कि जो खून का फव्वारा था वो पूरा फैलने लगता है। इस पर जो बेटी थी, जो पूनम थी, वो चिल्लाती है, अपने पति का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। उधर से सास भागी भागी आती है तो वो तुरंत चाकू दूसरे हाथ में लेता है और फिर अपनी सास का भी गला काट देता है। पूनम उसे रोकने की कोशिश करती है, काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा दीपक ने आपको बताया कि वो काबू में नहीं आता। वो अपनी सास की छाती पर चढ़ता है, उनको चाकू से अटैक करता है, फिर ससुर को चाकू से अटैक करता रहता है। सोचिए, मरने के बाद भी उनका गला काट दिया, खून बह रहा है, वो लोग मर चुके हैं, उनकी सांसें थम गई हैं, उसके बाद भी इस आदमी के अंदर इतना गुस्सा होता है कि वो लगातार उन पर अटैक करता रहता है। पूनम चिल्लाती है, वो कांपने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है। इतने में पड़ोसी भी आ जाते हैं और पड़ोसी भी उसको काबू करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसे काबू किया जाए, लेकिन उस पर गुस्सा इतना ज़्यादा हावी था कि वो ऊपर चढ़कर अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक करता ही रहता है। अब एक बार आप खुद सुनिए उस बेटी का दर्द, जिसकी बात आपने शुरुआत में सुनी, आप पूरा सुनिए और समझिए किस तरीके से वो एक एक कहानी, एक एक चीज़ बयां कर रही है और बता रही है कितनी बेरहमी से उसी की आंखों के सामने उसके माता पिता का कत्ल कर दिया, वो भी उसके खुद के पति ने। क्या हुआ था? इन्होंने मेरे मम्मी पापा को खत्म कर दिया। मेरे और मेरे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। मुझे कर रहे थे, बट ऊपर से वो किराएदार आ गए थे, शायद इसलिए मैं बच गई। बट वो बोल के गए, धमकी दे करके गए, मेरे पूरे खानदान को कह रहे हैं वो खत्म कर देंगे, बचा लीजिए सर। क्यों? किस बात की इतनी नाराजगी है? पहले तो सब कुछ ठीक था। ठीक नहीं था सर, ये इंडियन मैरिज है जहाँ पे वो सिखाया जाता है लड़कियों को कि एडजस्ट करो, आगे बढ़ो। एडजस्ट कर रही थी मैं, बट अभी हालात इतने ज़्यादा हो गए थे कि मारपीट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने फैसला लिया कि मुझे साथ में नहीं रहना है। वो मारता भी था? मारते थे, पहले कंप्लेन नहीं करी थी, बट अभी मैंने कुछ महीने पहले उनका कंप्लेन किया फर्स्ट टाइम। डर के मारे मैंने पुलिस स्टेशन पे भी मैंने नहीं गई हूँ कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी कोशिश की थी 1090 पे कॉल करके कंप्लेन करने की, लेकर के गई थी पुलिस, उनको अगले दिन ही छोड़ दिया। वापस आकर के फिर से हम लोग के पीछे पड़ गए। शराब पीने की लत थी? हाँ, शराब पीने की लत थी। माँ को ही मारते थे, मुझे ही मारते थे। अपनी माँ को? अपनी माँ को मारते थे। यहाँ कल क्या हुआ? आप जब यहाँ थी? यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ पे मैंने उनकी जब कंप्लेन की है, तो अब वो पुलिस का डर नहीं था, उनको वापस बुला रहे थे, लेकिन इस बार मैं जाने को तैयार नहीं थी। फिर वो कल 9:30 बजे आए, फिर क्या हुआ? 9:30 बजे नहीं, करीब 8-8:30 बजे के आसपास आए हैं। मेडिएशन हम लोग का चल रहा था, क्योंकि मैंने महिला आयोग में कंप्लेन की थी, इसलिए मेडिएशन चल रहा था। बच्चों से ये मिल रहे थे, मैंने उसके लिए मना नहीं किया। 1-2 बार पहले मिल करके गए, बाहर मिल करके चले गए। कल भी इन्होंने कहा कि मुझे मिलना है बच्चे से,
मैंने कहा ठीक है, मिलने, हाँ ड्रिंक में लग रहे थे, थोड़ा ड्रिंक की आवाज़ साउंड कर रही थी, तो मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि अभी आप मत आओ, मुझे लग रहा है कि आपने ड्रिंक किया है, जिस दिन आप ठीक हो तब आना। बट ये आए और बच्चे के बहाने से आए थे, बच्चे के बहाने से आए थे, बैग में चाकू रख करके लाए थे। उसी कमरे में मैं बैठी थी, अपने बच्चे के साथ में थी, पापा को बुलाया इन्होंने। हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, हमको तो यही लग रहा है कि बच्चे से मिल करके चले जाएंगे। उसी कमरे में इन्होंने पापा को, मम्मी को किया। मैं उनका हाथ पकड़ रही थी, रोकने की कोशिश की। इतनी देर में मैंने आवाज़ें भी लगानी शुरू करी तो किराएदार हमारी दोनों आ गई, नहीं तो शायद मैं भी, कुछ मेरी कहानी बताने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता शायद। आपके सामने आपके माता पिता मेरे सामने मुझे भी खत्म कर रहे थे, मेरे बच्चे को खत्म कर देंगे, मैं सारा खानदान, बोले कि वो बोल रहे हैं सारा खानदान में खत्म कर दूंगा। मेरे भाई, लाइक मैं बच्चों को ले करके वहां से निकली थी। क्यों? शायद इको प्रॉब्लम है, सारा खर्चा मैं उठा रही थी उनका। जब से शादी हुई है, सारा उन्होंने मेरे जेवर बेच दिए, मतलब मेरे पास कुछ सेविंग नहीं है सर। लोन लेकर के उनके इन्वेस्टमेंट के लिए दिया, मेरे सारे जेवर उन्होंने बेच दिए हैं। सारा खर्चा मैं उठा रही थी। अब ये था कि मैं डाइवोर्स के लिए मैं बोल रही थी उनको कि डाइवोर्स लेना है मुझे, म्यूचुअल के लिए, प्लीज़ तैयार हो जाओ। अब यही था कि सारा चीज़ें उनके ऊपर आनी थी, अब पूनम वापस नहीं आ रही थी। पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये था कि बात करते थे, हाँ ठीक है यार शादी है, टूटनी नहीं चाहिए, बच्चे हैं, पूरा परिवार चाहिए। गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, आप क्या चाहती हैं? सर उनको छोड़ेगा नहीं तो वो हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। उनको बाहर मत निकलने दीजिएगा, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। मैं बच्चों को लेकर के वहां से निकली थी, लेकिन मेरे बच्चे भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा। जब उस आदमी ने कुछ सोचा नहीं, मतलब कि वो किसी को संभालिए आप अपने आप को, आपके आंखों गए, बोल करके गए। इन्होंने भी सुना है, बाहर वाले लोगों ने भी सुना था। संभालिए अपने आप को, आप बहुत, आप सब घर वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिए इनका। और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं है, जम्मू में फैमिली, मैं यहाँ पे अकेली हूँ अपने बच्चे के साथ में, मैं सेफ नहीं हूँ यहाँ पे। अगर वो बाहर, मैं बचूंगी नहीं। पुलिस वाले देखिए हैं आपके पीछे ही हैं, इनको आप बताइए, और हमारी भी पूरी कोशिश है। लेकिन मैं पहले एफआईआर करना चाह रही थी, तो वो भी, यही सिस्टम बहुत खराब है सर, क्या बोलूँ मैं। आप लोग हैं ना लगातार यहाँ पे? नहीं, हम तो घटना से हैं, अभी से, कल से साथ में हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों को। आने में इतना समय लगता है कि ये हो जाता है, ये हो गया। क्या चीज़? सिस्टम सर इतना गड़बड़ है ना। आपने कंप्लेंट की थी पुलिस से पहले? कंप्लेन मैंने महिला आयोग में की थी, और क्योंकि मुझे वही डर था इनसे, तो एफआईआर में पुलिस स्टेशन में जा ही नहीं पाई डर के मारे, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे 1090 का जब मैंने किया था तो मुझे बहुत बार ये धमकी दे चुके थे कि पुलिस का मुझे डर नहीं है, दोबारा। क्यों डर नहीं है? ऐसा क्या करते हैं? मुझे नहीं पता क्यों नहीं डर है, बट इनको डर नहीं, बट मैं डर गई थी कि अगर कंप्लेन की, और क्योंकि मुझे यही पता लगता था कि कंप्लेन करोगे, वार्निंग दे करके छोड़ देंगे, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो बस वही डर था कि ये तो अंदर जाएंगे नहीं, बाहर ही रहेंगे, और क्योंकि कंप्लेन कर दिए तो ये पलट करके और मुझे टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। मैं कंप्लेन कर ही नहीं पाई, इसीलिए मैंने महिला आयोग में मैंने बाई पोस्ट कंप्लेन किया था इनका, बाई पोस्ट। आप समझ रहे हो क्या मेरी मेंटल कंडीशन हो गई उस समय। बेटा आपका कितना बड़ा है? मेरा एक बेटा 8 साल का, एक 3 साल का, लेकिन किसी से कोई मोह माया नहीं है सर, ये खत्म कर देंगे मेरे परिवार को। कुछ काम करती हैं, शिक्षिका हैं? मैं टीचर हूँ। सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल गुजारिश करना चाहती हूँ, इस जानवर को अंदर रखो प्लीज, इस जानवर को अंदर रखो ताकि हम लोग सेफ रह सके। मैं अपने बच्चों को, अगर मैंने उस दुनिया में लेकर के आई हूँ, तो मैं उसको सही इंसान बना पाऊँ। इसकी परछाई से दूर रखो प्लीज। और मैं यही करने के लिए वहां से उस घर से निकली थी, लेकिन उससे वो यहाँ पे भी आ गया, वो छोड़ेगा नहीं हम लोग को सर, खत्म कर देगा। अब सरकार डिसाइड करे कि उसको बचाना है कि हम लोग को बचाना है। तो सुना आपने कि किस तरीके से बीवी के साथ अत्याचार हुआ, उसकी की आंखों के सामने। जिस माता पिता ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके पति ने किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया उसके माँ बाप को। जब कुंडली खंगाल रहे थे हम इस लड़के की, या कहें इस पति की, तो हमें पता लगा कि इस अय्याश किस्म का आदमी है, जिसके पास नौकरी है, सिर्फ और सिर्फ
अपनी बीवी के पैसों पर ये जीना पसंद करता है और इसलिए चाहता था कि बीवी जैसा जो करे, जो वो बोले बीवी वही सारे काम करे। लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी सिर के ऊपर से जब निकल जाता है तब सारी हदें खत्म हो जाती हैं और इसलिए बीवी को लगा कि अब बहुत हो चुका है, कब तक मैं ये टॉर्चर झेलूं, और इसलिए वो मायके चली जाती है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की जहां पर जिस जगह से ये जो कातिल जो पति है, जो घर का दामाद है, किस तरीके से घर के अंदर दाखिल होता है। ये जो गलियारा है, इस गलियारे के जरिए इस घर के अंदर दाखिल होता है और आप सोचेंगे कि रात के 9 से 10 बजे के बीच में ही किस तरीके से घर पर दाखिल हो गया। तो दरअसल ये जो परिवार है, जो लड़की का जो परिवार है, वहां पर उनके किराएदार भी रहते हैं और किराएदारों के लिए अक्सर जो मेन गेट होता है वो खुला हुआ रहता है और इसी का फायदा उठाकर ये जो पति है, जो दामाद है, इसका कहना था कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है और उस बकायदा बैग के अंदर चाकू लेकर चुपचाप उस गेट के जरिए इसी रास्ते से वो अंदर चलना शुरू कर देता है। मकसद सिर्फ उसका ये था कि अगर आज बीवी ने नहीं माना उसके साथ चलने को तो वो पूरे घर पर खूनम खच्चर कर देगा। दिमाग में प्लानिंग तो थी। अब इस प्लानिंग के साथ वो घर के अंदर दाखिल होता है। ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं, चूड़ियां टूटी हुई हैं, जो बिखरी पड़ी हैं, ये उस चूड़ियों से आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि जो पूनम है, जो बीवी है, किस कदर अपने पति से संघर्ष कर रही थी कि उसके माता पिता को छोड़ दे। लेकिन ये हैवान, ये शैतान सिर्फ और सिर्फ इसके दिमाग पे खून सवार, ये हर किसी को मार देना चाहता था। ये सिर्फ ये कहने आया था कि मुझे अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। इसके बाद क्या होता है, ये जो आप बिस्तर देख रहे हैं, इसी बिस्तर के आसपास उसने उसके ससुर या कहें जो लड़की के पिता को मौत के घाट उतारा, उसकी जो सासू माँ है, माँ को भी मौत के घाट उतारा। और ये जो पूरा घर है जो इस वक्त आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन जब जिस वक्त हत्या हो रही थी पूरे घर पर, पूरे जो फ्लोर है पक्के पर सिर्फ खून ही खून था। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, सोचिए जब एक बेटी ये सोच रही थी कि मैं कौन से समय पे अपने मायके में आकर अपने माता पिता से मिलने आई थी और ये सोच रही थी कि जो टॉर्चर मेरे साथ हो रहा है अब मेरे साथ नहीं हो सकता है। जीवन भर का दर्द दे गया एक ऐसा पति जिसने ना उसको ससुराल में रहने दिया, अब वो अपने मायके के घर में भी नहीं रह सकती। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखकर साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से वो घर में दाखिल हुआ और कहां कहां उसने वो खूनम खच्चर करने की कोशिश की। लेकिन जब हमारे ग्राउंड पर जो रिपोर्टर थे समर्थ, जो है समर्थ ने बहुत अच्छे तरीके से वहां के लोगों से बातचीत की। तो सुनिए पहले जो पूनम की जो दोस्त हैं, क्योंकि दोस्तों को कहते हैं कि हर एक चीज की जानकारी होती है, दोस्तों के साथ चीजें शेयर कर सकते हो। पूनम की जो दोस्त है वो ऑन कैमरा बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, वो उस तरह की लड़की नहीं कि हमेशा अपनी बात को शेयर करे, पर जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, तो तब उसने शेयर किया था। मतलब जब नहीं इमोशनल ट्रॉमा संभाला नहीं जा रहा होता है तब इंसान शेयर करता है। शादी के वक्त उसे नहीं पता था कि इतना ड्रिंक करते हैं। शादी के बाद ही ये सब चालू हो गया था। मतलब जॉब उन्होंने छोड़ दी थी, वो अर्न करती थी, वही घर चलाया करती थी उनका। धीरे धीरे उसकी सारी ज्वेलरी बेच दी गई, उसकी सेविंग्स एकदम नील कर दी गई। उसने अपने पैसे से जो मकान लिया वहाँ वो जाके रहते थे। मारपीट बहुत बार हो चुकी थी। उसने एफआईआर करने की बहुत बार सोची, लेकिन वो इस तरह से धमकियाँ दिया करते थे कि उन्होंने साफ कह दिया था कि पुलिस से वो नहीं डरते हैं और वो आएंगे तो फिर मतलब नहीं, मैंने ये सवाल इनसे भी किया, ये जो बार बार बयान आ रहा है कि पुलिस से नहीं डरते हैं, ऐसा क्या है, क्या करते हैं कि पुलिस से नहीं डरते? नहीं पता सर, मैं नहीं बता सकती, पर वो पुलिस से तो नहीं डरा करते थे। वो इस तरह से यूजुअली लड़कियों की, महिलाओं की आदत होती है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब वो शेयर करती हैं समाज में या परिवार में। क्या वही केस था? उसने मुझे बताया था कि 1090 पर एक बार उन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी मतलब अगले दिन वो आए और उन्होंने और ज़्यादा परेशान किया इन्हें। तो एक डर बैठ जाता है ना कि पुलिस तो अब कुछ कर नहीं पाएगी। और उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, कर लिया पुलिस को कंप्लेंट, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इस तरह से बस वो चलाने की ही कोशिश कर रही थी। अब ये शुरू हो गया था रिसेंटली कि बच्चों के सामने भी हाथ उठा रहे थे। तो एक बार इंसान को लगता है कि कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली है अपनी। फिर एक दिन वो स्कूल आई और इतना डर गई थी कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। तो फिर उसने अपने फादर के यहाँ जाने की सोची। उसके बाद उन्हें किसी ने सलाह दी, उन्होंने महिला आयोग में
कंप्लेंट की और उसके बाद ये सब मामला बढ़ता चला गया है। कल ऐसा क्या हो गया था कि बात इतनी बिगड़ गई? यकीन मानिए शाम तक हमारी जब बात हुई है, जो स्कूल में जब तक हुई है, वो अभी भी सोच रही थी कि वो सुधर जाएगा, वो अभी भी चाह रही थी, मतलब वो इस तरह की है कि वो हमेशा सामाजिक ताने बाने से बचने के लिए। हाँ, सामाजिक ताने बाने के अलावा सामाजिक ताना बाना ऐसा है ही कि वो अकेली औरत को हमेशा जो है डिस्करेज करता है, चाहे कितनी भी अब्यूजिव मैरिज हो आपको रहना पड़ेगा। और खैर वो उसे फिर से चांस देने को तैयार थी, पर चांस क्या दे रही थी सर, यहाँ तो हमें आज पता चला कि तो सुना आपने एक दोस्त की जुबानी कि किस तरीके से एक पति टॉर्चर करता था। पूनम टीचर का काम करती थी, टीचर के लिए पढ़ाती थी बच्चों को, और वहीं से जो पैसा आता था उसी पैसों पर पैनी नजर थी इसके पति की, क्योंकि उस पर अय्याशी करने के लिए बैठे बैठाए घर पर पैसा मिल रहा है, बीवी कमा रही है, कौन ऐश नहीं करना चाहेगा, यही उसके दिमाग का जो फितूर था वो इस पूरे परिवार को ले डूबा। अब जिस तरीके से जो किराएदार है जो उसी की घर पर रहते हैं, मतलब लड़की के घर पे जो किराएदार रहते हैं, जब उन्हें बुलाया गया, जब पूनम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो किराएदार ही थे जो पहली बार आकर देखते हैं कि जो पूनम, जो लड़की है उस घर की, उसके जो पति हैं, वो किस तरीके से उसके सास ससुर को मार रहे हैं। तो ऑन कैमरा सुनिए जो किराएदार हैं वो क्या क्या चीजें बता रहे हैं। क्या नाम है? धर्मशिला देवी। क्या हुआ था कल, बताइए। कल तो हमने के नहीं देखे, बाकी वो बैग लेके आया, दरवाजा अपने से खोल लिया, ओकरा बाद हमने के ऊपर रहे से नहा धोत रहे से, पानी भरत रहे से, तले दीदी आवाज दी, तले हमने के आते